जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। दोस्तों आप देख रहे हैं 9th स्टैंडर्ड आईसीएसई बोर्ड मैथ्स के वीडियोस। तो कंटिन्यू करते हैं अपना सफर मैथ्स का खिलाड़ी बनने का। कौन सा चैप्टर कंटिन्यूएशन में था? चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। फॉर्मूले कौन कौन से हैं अमाउंट कैलकुलेट करने के, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के, आप लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं। वो फॉर्मूले बने कैसे ये भी आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो फटाफट आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड विल ₹2000 अमाउंट टू इतना 2315.25 इन 3 years। ठीक है, अब तो फॉर्मूला हमें मिल ही चुका है। फटाफट उसमें वैल्यूज पुट अप करके कितनी जल्दी 2-2, 3-3 लाइंस में एक एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, देखते जाइए। अच्छा, कुछ बच्चे यहां भी अटकते हैं। कहां अटकते हैं कि उनको ये नहीं समझ में आता कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कहां से करें। तो उसका एक छोटा सा तरीका बताता हूं। अच्छा, ये प्रॉब्लम ऐसे बच्चों को हर चैप्टर में आती है, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। डेटा देख के उनको ये नहीं समझ में आता कि फॉर्मूले तो हमारे पास कोई एक ही नहीं है, 2 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं। तो हमारे सामने जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई है इसको सॉल्व करने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, यहां कुछ बच्चे अटकते हैं। तो सिंपल सा सीधा सादा तरीका इसका है क्या, सबसे पहले हमें गिवन डेटा लिख लेना है। क्या 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 गिवन है? इतना अमाउंट बन गया। तो क्या क्या गिवन है? P गिवन है, A गिवन है, कितने साल में बन गया, N गिवन है। तो ये 3 चीजें गिवन है। जो कैलकुलेट करना है उसको भी हमने लिख लिया आगे क्वेश्चन मार्क करके। अब हमारे पास जब ये 4 क्वांटिटीज अपनी आंखों के सामने आ गई तो हमें समझ में आ गया कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये 4 क्वांटिटीज होती हैं। एक फॉर्मूला हमने अमाउंट का पढ़ा है, एक फॉर्मूला हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का पढ़ा है। तो ना तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, ना ही इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। तो वो फॉर्मूला क्यों लगाएंगे भाई? हम तो वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसकी क्वांटिटीज या तो गिवन है या रिक्वायर्ड है। तो बस हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट वाला, ये फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे। A = P × 1 + R/100⁻n। फटाफट वैल्यूज पुटअप करनी है, आंसर निकालना है। रख दी वैल्यूज हमने, A की वैल्यू रख दी, P की वैल्यू पुटअप कर दी 1 + R/100�3। यह है N की वैल्यू। कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकालेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन समझा दूं इसमें, एक छोटी सी चीज समझाने की है। हमने इधर से उधर करना शुरू किया, 2000 इधर डिनोमिनेटर में चला गया, इधर हमने एलसीएम लिया तो 100 + R न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 100। ये 100 का क्यूब है, न्यूमरेटर का भी क्यूब है और नीचे डिनोमिनेटर में 100 का भी क्यूब है। तो 100 का क्यूब हमने इस तरह से लिख दिया 100 × 100 × 100 और न्यूमरेटर में 100 + R का होल क्यूब। इसको हम इधर से उधर लेके हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो इधर आ गया 100 + R होल क्यूब और RHS में आ गया। काट पीट करके सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू आ गई दिस मच × 5। अभी हमने × 5 करके रखा नहीं क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। आगे हम क्या करेंगे देखिए, इसमें सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन में एक ही बात समझने की है कि इधर जो हमें फाइंड आउट करना है R, वो फंसा हुआ है अंदर। कहां फंसा हुआ है? ब्रैकेट के अंदर, और उसके ऊपर लगा हुआ है क्यूब। तो जब तक ये क्यूब लगा हुआ है तब तक हम इस R को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्यूब को खत्म करना है। क्यूब को खत्म करने का सिर्फ यहाँ पे एक तरीका होता है कि हम RHS को भी क्यूब के फॉर्म में लेकर आएंगे। किस तरह से लेके आएंगे? उसके लिए क्या करना होगा, ये जो RHS में हमारी वैल्यू आई इसके हम फैक्टर्स कर लेंगे। तो फैक्टर्स करने के बाद हमें क्या मिला? फैक्टर्स इसके ये आ गए। फैक्टर्स करने तो अच्छी तरह आते होंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे, देखते जाएंगे किस किस से कट रहा है और कितनी बार कट रहा है। तो 3 से तो ये कैंसिल हुआ 3 बार, 5 से ये कैंसिल हुआ 2 बार और एक 5 ये रहा, तो 5 भी 3 हो गए। 5 × 5 × 5, इधर 3 × 3 × 3 भी हो गए। 7 से भी ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, कैंसिल करके देख लेंगे। तो ये फैक्टर्स इसके बन गए 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 7 × 7 × 7, यानी कि 3⁻3 × 5⁻3 × 7⁻3। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 × 5 × 7 होल रेज़ टू 3। तो LHS में भी रेज़ टू 3 है, पूरे RHS में भी रेज़ टू 3 है। जब दोनों तरफ की पावर्स सेम होती हैं तो हम उन पावर्स को हटा सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसका हम LHS एंड RHS का
क्यूब रूट ले लेंगे। जिस तरह से स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेने पर नलीफाई हो जाता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसी तरह से क्यूब का क्यूब रूट लेने पर क्यूब और क्यूब रूट नलीफाई हो जाते हैं। तो हम इस तरह से दोनों साइड से क्यूब हटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 100 प्लस आर, और RHS में बन जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 सिंगल सिंगल, क्योंकि पावर्स हट गई, इधर भी 3 थी इधर भी 3 थी। अब इनको हमने वैल्यू निकाल ली, 105 आ गई इसकी वैल्यू, और 100 उधर ले जाके हमने माइनस कर लिया, R की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 5%। दिस इज द फाइनल आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है, एक दो स्टेप्स में फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस में गलती नहीं करेंगे, कैलकुलेशंस पे ध्यान देंगे। तो इसमें नई चीज क्या थी कैलकुलेशन में? सिर्फ इतनी सी नई चीज थी कि पावर्स को सेम बनाते हुए हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ब्रैकेट के अंदर फंसे हुए R को फाइंड आउट करने के लिए उसके ऊपर की जो पावर है उसको एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करने के लिए हमें LHS एंड RHS की पावर्स को सेम बनाकर वो पावर्स हटा देनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मिसेस खन्ना ये क्या कर रही है मैडम? पैसे की बचत करनी चाहिए और फिर उनको कहीं लगाकर बढ़ाना चाहिए। यही काम मिसेस खन्ना ने किया। क्या? 10,000 रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट वो करती हैं 10,000 रुपीज इन्वेस्ट फॉर 2 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। एक साल में कंपाउंड हो रहा है उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उनको पता नहीं। एट द एंड ऑफ 1 year द सम अमाउंट्स टू 11,200। कैलकुलेट दिस एंड दिस। क्या क्या डेटा गिवन है? प्रिंसिपल गिवन है, एक साल के बाद बनने वाला अमाउंट गिवन है। कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड क्या कैलकुलेट करना है? द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 2 साल के बाद का अमाउंट कैलकुलेट करना है, 1 साल के बाद का अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, पीरियड गिवन है। तो फटाफट फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट अप करेंगे, आंसर निकाल देंगे। फर्स्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया अपना वही, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। तो हमें फर्स्ट ईयर के बाद का अमाउंट मालूम था, इसलिए हमने n इक्वल टू 1 के लिए ये फॉर्मूला लगा दिया। अमाउंट हो गया A1, ये 1 साल के बाद। P प्रिंसिपल था ही, R हमें मालूम नहीं था, कैलकुलेट करके हमने R की वैल्यू निकाल दी। पहला आंसर हमारा आ गया 12%। फर्स्ट आंसर आ गया, तो सेकंड हमने फिर से फॉर्मूला लगाया A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। इस बार हमने फॉर्मूला लगाया 2 इयर्स के लिए, क्योंकि हमें 2 इयर्स के बाद का अमाउंट चाहिए। तो 2 इयर्स के बाद का अमाउंट ये हो गया प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R। अब हमें मिल चुका है 12% अपॉन 100 रेज टू 2। कैलकुलेट करके हमने वैल्यू निकाल ली, हमारी वैल्यू आ गई काट पीट करके 12,544। दिस इज द फाइनल आंसर। इस सेकंड पार्ट को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। दूसरा वाला तरीका मैं आपको जस्ट बता देता हूं, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे आपकी बुक में भी दूसरा वाला तरीका ही दिया हुआ है। ये जो हमने फॉर्मूला लगाया 2 तरह से लगाया जा सकता है। एक तो A2 इक्वल टू इस तरह से हमने लगा लिया, लगाना तो A2 का ही फॉर्मूला है, 2 तरह से लग सकता है। दूसरा तरीका कौन सा कि हमने यहाँ पे प्रिंसिपल लिया है, ओरिजिनल प्रिंसिपल, इसलिए 2 पीरियड्स के लिए फॉर्मूला लगाया है। हम ऐसा भी कर सकते थे कि जब हमारे पास A1 मौजूद है तो हम प्रिंसिपल A1 को ले लें, यानी कि सिर्फ सेकंड पीरियड के लिए फॉर्मूला लगा दें, जैसे कि हम विदाउट यूजिंग फॉर्मूला वाले चैप्टर में किया करते थे। जो हमारा A1 आता था उसको हम P2 मान लेते थे। तो अब हम यहाँ पे P2 मान लेंगे, ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 11,200 को यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह रख देंगे। और जब प्रिंसिपल की जगह हम 11,200 को रख देंगे, यानी कि A1 को प्रिंसिपल की जगह रख देंगे, तो फिर हमारा ये फॉर्मूला n इक्वल टू 1 के लिए लगेगा, क्योंकि हम सिर्फ सेकंड पीरियड के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो सेकंड पीरियड जो है वो 1 ही साल है, तो 1 साल है तो n की वैल्यू वहां पे 1 हो जाएगी। सेकंड वाला साल 1 साल, तो सेकंड वाले साल के लिए प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा A1 11,200 और n इक्वल टू हो जाएगा 1। तो उस तरह से कैलकुलेट करेंगे तब भी आंसर हमारा यही आएगा। दूसरी तरीके से कैलकुलेट करके आंसर को टैली करके देख लीजिए। दिस इज द फाइनल। इन हाउ मेनी इयर्स विल ₹7,000 अमाउंट टू ₹9,317 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर निकालेंगे। P गिवन है, A गिवन है,
आर गिवन है, एन कैलकुलेट करना है। ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। वैल्यूज पुट अप करने के बाद, काट पीट करने के बाद हमारा ये आ गया 11 अपॉन 10 रेज टू एन इक्वल टू 1331 अपॉन 1000। अब इस कैलकुलेशन में क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस कैलकुलेशन को? यहां भी हम फैक्टर्स करेंगे और 11 अपॉन 10 रेज टू एन है इधर LHS में, तो इसको भी 11 अपॉन 10 रेज टू समथिंग में कन्वर्ट करेंगे फैक्टर्स करके। किस तरह से? ये देखिए, ये है 1331। अब देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में जब आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशंस करते करते बहुत सारे स्क्वायर्स एंड बहुत सारे स्क्वायर रूट्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, तो आप फिर डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे। ये क्या है? 1331, ये है 11 का क्यूब, ठीक है। और ये है, वैसे कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हैं कि ये 11 अपॉन 10 है, तो ये भी 11 अपॉन 10 की पावर्स में ही आएगा। और ये तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है कि ये 10 है और ये 10 रेज टू 3 है, तो ये भी फिर 11 रेज टू 3 ही होगा कॉमन सेंस से। लेकिन सिर्फ कॉमन सेंस से काम नहीं चलेगा, करके भी देखेंगे। ये वैल्यू है 11 का क्यूब, तो ये हो गया 11 का क्यूब और डिनोमिनेटर में हो गया 10 का क्यूब। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 11 अपॉन 10 का होल क्यूब, ठीक है। तो जिस तरह से पहले वाली प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, पावर सेम होने पर, LHS एंड RHS की पावर सेम होने पर हमने दोनों साइड की पावर्स हटा दी थी और बेस को इक्वल रख दिया था। यहां उसका ठीक उल्टा करेंगे, दोनों साइड का बेस सेम होने पर, ये जो पावर्स का बेस है, LHS में भी बेस है 11 अपॉन 10, RHS में भी बेस है 11 अपॉन 10, तो दोनों साइड का बेस सेम होने पर हम बेस को हटा सकते हैं। यहां हमें एक लाइन में लिखना होगा कि कंपेयरिंग द बेसिस एंड द पावर्स ऑफ द LHS एंड RHS वी गेट n इक्वल टू 3। बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी। n इक्वल टू 3, क्या 3 सेकेंड्स। यूनिट लिखना कभी नहीं भूलेंगे कि हमारी वैल्यू जो होती है टाइम पीरियड की, वो किस यूनिट में आती है? ईयर्स। n इक्वल टू 3 ईयर्स। कैसे कैलकुलेट हुआ? बेसिस सेम थे इसलिए पावर्स भी सेम होंगी। पहले वाले सवाल में पावर सेम थी इसलिए बेसिस भी सेम होंगे। तो दोनों ही चीजें हैं, कुछ कैलकुलेशंस उस तरह से सॉल्व होंगी, कुछ कैलकुलेशंस इस तरह से सॉल्व होंगी। तो पावर सेम होने पर पावर्स हटाने वाली सिचुएशन बनेगी कब? जब r कैलकुलेट करना होगा। और बेसिस सेम करके बेसिस हटा देने की सिचुएशन बनेगी कब? जब हमें n कैलकुलेट करना होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहां से स्टार्ट होती है थोड़ी सी दिमाग वाली प्रॉब्लम्स। अभी तक तो सीधे डायरेक्ट एक एक फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करके हम आंसर निकाल रहे थे। यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम स्टार्ट होता है। अ सम ऑफ 44,200 rupees is divided between सीता एंड गीता, एज 12 years एंड 14 years, दोनों की एज दी हुई है रेस्पेक्टिवली, in such a way that if their portions be invested at 10% per annum compound interest, they will receive equal amounts on reaching 16 years of the age. 16 साल की एज में दोनों को इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए, ऐसा उनके पेरेंट्स चाहते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट द शेयर्स ऑफ ईच आउट ऑफ 44,200। इतने में से कितना पैसा गीता के नाम पर डालना होगा और कितना पैसा सीता के नाम पर डालना होगा पेरेंट्स को, कि 16 साल की एज में दोनों को ही इक्वल अमाउंट मिले। कब मिले? जब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा इन्वेस्ट किया जाए। और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है? एंड फाइनल अमाउंट ऑफ ईच। तो 16 इयर्स की एज होने पर दोनों को कितना पैसा मिलेगा वो अमाउंट भी कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करना है कि स्टार्टिंग में हमें 44,200 में से कितना सीता को देना है और कितना गीता को देना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने गिवन डेटा के हिसाब से।
कि हमें गिवन है PS प्लस PG इक्वल टू 44,200 रुपीज। क्या है ये PS एंड PG? हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि हम सीता, S कौन है सीता, G कौन है गीता, तो सीता को जो मिलने वाला शेयर है स्टार्टिंग में उसको हम डिनोट कर रहे हैं PS से, और गीता को मिलने वाला जो शेयर है उसको हम डिनोट कर रहे हैं PG से। तो दोनों का जो शेयर है उन दोनों का टोटल है 44,200, है कि नहीं? क्योंकि उसी में से कुछ सीता को दे रहे हैं और कुछ गीता को दे रहे हैं, तो दोनों के शेयर का जो टोटल होगा वो 44,200 होगा। ऑब्वियसली इसको हमने डाल दिया इक्वेशन 1। इसके आगे AS इक्वल टू AG, ये भी हम अमाउंट जो फाइनली इनको अमाउंट मिलने वाला है उसको हमने डिनोट किया। यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा कि हम AS किसको लिख रहे हैं, AG किसको लिख रहे हैं। सीता को मिलने वाला अमाउंट है AS, गीता को मिलने वाला फाइनल अमाउंट है AG, और इन दोनों को हम A से डिनोट कर रहे हैं। R गिवन है हमें 10%। कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं। इधर सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि दोनों बच्चों की एज कितने टाइम पीरियड के बाद 16 इयर्स होने वाली है। तो सीता की एज कितने टाइम पीरियड के बाद, यानी कि कितने साल के बाद 16 इयर्स होने वाली है, और गीता की कितने साल के बाद 16 इयर्स एज होने वाली है। सीता की होने वाली है 16 में से उनकी प्रेजेंट एज माइनस कर देंगे तो सीता हो जाएगी 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 इयर्स के बाद वो 16 इयर्स की होने वाली है। इसी तरह से गीता 16 माइनस 14 इक्वल टू 2 इयर्स के बाद 16 इयर्स की होने वाली है। तो ये हमने ये टाइम क्यों निकाला है, क्योंकि हमें n चाहिए, n, क्योंकि कितने टाइम के बाद हमें अमाउंट वो मिलना है जिस अमाउंट की बात हो रही है, तो हमें टाइम पीरियड उसका निकालना है। तो टाइम पीरियड हमारे पास है किस रूप में है कि हमें एक तो ये बता दिया गया है कि कितने एज पर अमाउंट कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि प्रेजेंट एज उन दोनों बच्चों की कितनी कितनी है। तो हमने ये टाइम पीरियड निकाल लिया। अब हम अमाउंट का अपना फॉर्मूला लगा देंगे अलग अलग, सीता के लिए भी और गीता के लिए भी। तो सीता का अमाउंट है AS, ये आ गया। ये किस तरह से लगाया फॉर्मूला हमने, सबसे पहले लगाया है सीता के लिए, उसके बाद गीता के लिए। तो हम ये AS एंड AG नहीं लिख रहे, हमने दोनों को A ही लिख दिया, क्योंकि ये हमें गिवन है कि 16 इयर्स की एज होने के बाद दोनों को इक्वल अमाउंट मिलने वाला है, तो हमने दोनों के अमाउंट को A से ही रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये सीता के लिए हमने अमाउंट का फॉर्मूला लगाया कि प्रिंसिपल है सीता का कितना, PS 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू 4। 4 क्यों है, क्योंकि सीता के केस में N 4 है। सीता 4 इयर्स के बाद 16 इयर्स की होने वाली है, इसलिए हमने यहां पे ले लिया N इक्वल टू 4 इयर्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, हमारा आ गया 11 अपॉन 10 रेज टू 4 इंटू PS, ये वाला PS, ठीक है। ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 11 अपॉन 10 रेज टू 4 को अभी हमने ऐसा ही लिखा हुआ छोड़ दिया। सिमिलरली हमने फॉर्मूला फिर से लगाया गीता के लिए, गीता का अमाउंट बन गया PG, गीता का प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू 2। यहाँ पे 2 क्यों आया है, क्योंकि गीता होने वाली है 2 साल के बाद 16 इयर्स की, तो n इक्वल टू यहाँ पे हो गया 2। सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे आ गया हमारा 11 अपॉन 10 रेज टू 2 इंटू PG। अब क्या करें, इधर भी A की वैल्यू आई है PS के फॉर्म में, इधर A की वैल्यू आई है PG के फॉर्म में, लेकिन हमें एक चीज और मालूम है, वो अब हम यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं। देखिए किस तरह से कर रहे हैं, इक्वल टू 11 अपॉन 10, ये ऐसा कैसे स्क्वायर इंटू PG की जगह मैं लिख रहा हूं ये 44,200 माइनस PS। किस तरह से, कैसे लिखा ये हमने लिखा ये इक्वेशन 1 से। यहां लिख देंगे, मेंशन कर देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। कौन सी इक्वेशन 1, PS प्लस PG इक्वल टू था 44,200, तो हमारा PG इक्वल टू हो गया, यहां से PG इक्वल टू हो गया 44,200 माइनस PS। तो PG की जगह हमने यहां पर लिख दिया 44,200 माइनस PS। अब हमारा काम आसान हो गया, इधर भी A है, इधर भी A है। ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस में क्योंकि LHS सेम है, इसीलिए इन दोनों इक्वेशंस का RHS भी सेम होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि
कि हम ये पूरे इस इक्वेशन के RHS को इस इक्वेशन के RHS के इक्वल लिख देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। किस तरह से? तो कैसे लिखी ये इक्वेशन हमने? ये आया हमारा कहां से? दिस मच, ठीक है। तो दिस मच इक्वल टू दिस मच, तो ये पूरा हमने यहां पे लिख दिया RHS में 11/10⁻² इंटू 44,200 माइनस PS। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में एक छोटी सी बात यहां पे बताने की है, क्या कि देखिए इसको हम LHS से RHS में जब लाएंगे 11/10⁻² को हम लेके आए LHS से RHS में, तो ये कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा, ऑब्वियसली डिवाइड में जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे आके डिवाइड में जाएगा। तो ये 11/10⁻4 न्यूमरेटर में और 11/10⁻² डिनोमिनेटर में आएगा। तो जब बेस सेम होते हैं और पावर्स अलग अलग होती हैं और डिवाइड हो रहा होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है मालूम है? पावर्स माइनस हो जाती हैं। मालूम है ये बात? नहीं मालूम तो बता देता हूं थोड़ा सा करके, ठीक है। देखिए जैसे कि कोई वैल्यू इस तरह की है, मान लीजिए यह है 5⁻6 डिवाइडेड बाई 5⁻2, तो इधर भी 5 समथिंग है और इधर भी 5 समथिंग है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स का क्या होता है? इक्वल टू क्या होगा? ये इक्वल टू हो जाएगा 5⁻6 - 2। तो 6 - 2 इज 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5⁻4। ये एक एग्जांपल लेके मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, नहीं तो कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पे ⁻4 था तो यहाँ पे ⁻2 कैसे आया? कैसे आया ⁻2? कि 4 - 2 होकर आया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आया पूरा 11/10⁻², पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में आया। ये इसके नीचे आया था, यहाँ 4 था, इसके नीचे आया था 11/10⁻²। तो ये बेस सेम होने की वजह से पावर्स माइनस हो गई। 11/10 की पावर हो गई 4 - 2, इसलिए 11/10 की पावर 2 यहां पर आ गया। इंटू PS ऐसा कैसा ही 44,200 माइनस PS, ये ब्रैकेट पूरा ऐसा कैसा ही। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यू हमारी आ जाएगी PS की। सबसे पहले यहाँ पे PS है, तो PS की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। काट पीट के हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर टैली कर लेना। आंसर आ जाएगा 20,000। अब इस 20,000 का क्या करेंगे? ये आ गया सीता का शेयर। स्टार्टिंग में सीता को जो मिलने वाला शेयर है वो आ गया 20,000। अब हम उसी इक्वेशन 1 में, ये हमारी इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले बनाई थी इक्वेशन 1 की PS + PG इक्वल टू 44,200। अब हमारे पास PS आ चुका है, PG हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 44,200 में से PS की वैल्यू माइनस कर देंगे, आ जाएगी हमारी PG की वैल्यू, यानी कि गीता का शेयर कितना आ जाएगा? 24,200 रुपीज। अब इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू रख के हम A कैलकुलेट कर सकते हैं। AS इक्वल टू AG, दोनों ही सेम है क्योंकि 16 इयर्स ओल्ड होने के बाद दोनों को सेम अमाउंट मिलने वाला है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 11/10⁻²। 2 वाला हमने इसलिए ले लिया, हम 4 वाला भी ले सकते थे क्योंकि जो हमने दो इक्वेशंस बनाई थी, एक PG के लिए और एक PS के लिए, तो उनमें से किसी भी एक इक्वेशन में हम वैल्यू पुट अप कर लेंगे। हम यहां भी पुट अप कर सकते हैं, A हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, A इक्वल टू दिस मच इंटू PS की वैल्यू आ चुकी है। यहां पर हम कर सकते हैं A इक्वल टू दिस मच इंटू PG, यहां पे PG की वैल्यू रखनी होगी, ठीक है। तो हम ये वाली कैलकुलेशन ले लेंगे क्योंकि इसमें जस्ट स्क्वायर करना है। इसको ले लिया तो हमें पावर 4 तक की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसको लेंगे 11/10⁻² इंटू PG, ऐसे करके हम A की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 11/10⁻² इंटू PG की वैल्यू पुटअप की, आंसर हमारा आ गया। तो यही पूछा था कि सीता का शेयर, गीता का शेयर और 16 इयर्स ओल्ड होने के बाद दोनों का अमाउंट। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले सबसे जरूरी बात, मैथ्स का जबरदस्त खिलाड़ी बनना है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को टच करना है ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वीडियोस अपलोड होते ही मिल सकें। वीडियोस पसंद आने पर
लाइक जरूर करना है और शेयर जरूर करना है, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट does a sum of money become 1.44 times of itself in 2 years? तो नया क्या है इस सवाल में? कुछ खास नहीं है, एकदम सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे। नया यह है कि जो इसमें अमाउंट की वैल्यू दी है वो प्रिंसिपल के टर्म्स में दी है। क्या? अमाउंट इक्वल टू 1.44 इंटू पी। कैसे? जो अमाउंट था वो सबसे पहले क्या था? वो पहले प्रिंसिपल था, बाद में वो बन गया अमाउंट। तो जब वो प्रिंसिपल था उसके बाद जब वो अमाउंट बन गया तो वो प्रिंसिपल का 1.44 टाइम्स बन गया, यानी कि 1.44 इंटू प्रिंसिपल। 1.44 टाइम्स का मतलब हो गया 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब वो क्या था? वो प्रिंसिपल था जो कि अमाउंट बन गया। तो अमाउंट की वैल्यू हो गई 1.44 इंटू पी। बस यही एक छोटी सी नई चीज है इसमें कि अमाउंट की वैल्यू प्रिंसिपल के टर्म्स में दी हुई है, बाकी इसमें नया कुछ भी नहीं है। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करेंगे, आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। तो A की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी 1.44 इंटू P। P की जगह P है प्रिंसिपल, 1 प्लस R अपॉन 100। R हमें कैलकुलेट करना है। एट व्हाट रेट? तो रेट कैलकुलेट करना है। और 2 रेज टू 2 दिया है हमें पीरियड n। n की वैल्यू दी है 2 इयर्स। कैलकुलेट किया, आंसर निकाल दिया। कैलकुलेशन में देखिए बार बार घूम फिर के वही फिगर्स आ रही हैं। ये आया यहाँ पे 100 प्लस आर होल स्क्वायर इक्वल टू 14400। कैसे? ये पी से पी कैंसिल हो गया। ये यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके जब आपने ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो इधर आरएचएस में आया 14400। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 144 है 12 का स्क्वायर और ये 100 तो 10 का स्क्वायर है ही। तो ये फिगर हमारी हो गई 120 का स्क्वायर। तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ की पावर सेम की, पावर को हटा दिया यानी कि स्क्वायर रूट ले लिया। आ गया हमारा 100 प्लस आर इक्वल टू 120, आर इक्वल टू 20%। सिंपल सवाल है, इजी कैलकुलेशन है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते रहना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है, प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती चली जाएंगी। ज्यादा फॉर्मूले हमारे पास है नहीं, 2 ही फॉर्मूले हैं, उन्हीं पे सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एट व्हाट रेट परसेंट विल अ सम ऑफ ₹4000 यील्ड ₹1324 एज कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 years। यील्ड मतलब प्रॉफिट पैदा किया, ठीक है, प्रॉफिट पैदा किया इतने अमाउंट ने 3 साल के बाद इतना प्रॉफिट पैदा किया कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में। बस ये वैल्यूज दी हैं, इसमें बस नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा और कुछ भी नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे CI इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n माइनस 1। ये ब्रैकेट्स पावर्स लगाने में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये मिस्टेक हो गई तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी, आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा। तो ब्रैकेट्स का ध्यान रखिए, कहाँ डिवाइड है, कहाँ क्या है, कहाँ पावर है और क्या चीज पावर के बाहर है, इन सब बातों का ध्यान रखिए। कैलकुलेशन पे पूरी सावधानी बरतिए, कैलकुलेशंस करके रिजल्ट निकालिए। कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बार बार बोल रहा हूं, कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया। देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे बता देता हूँ। 1331 फिर से वही वैल्यू आ गई। ये देखिए वही फिगर्स बार बार आएंगे। ये स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सब आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। 1331 किसका क्यूब है? ये क्यूब है। ये क्यूब क्यों? क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब ही आएगा आगे। इसी तरह की फिगर्स दी जाएंगी जो LHS RHS में सिमिलर बन सकें। ऐसी बहुत ज्यादा हार्ड कैलकुलेशंस आपको प्रॉब्लम्स में नहीं दी जाएगी। यहाँ क्यूब है तो इजीली क्यूब बनने वाली वैल्यूज यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी कैलकुलेशन में आएगी। तो ये हो गया 11 का क्यूब और ये है 10 का क्यूब। तो ये हो गया 110 का क्यूब। पावर सेम है तो हमने पावर्स को हटा दिया, यानी कि दोनों साइड का हमने
क्यूब रूट ले लिया तो आ गया हमारा आंसर r इक्वल टू 10%। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरे चैप्टर में दो ही चीजें हैं, कॉमन सेंस एंड कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस में मिस्टेक करना नहीं है, दिलो दिमाग को खुला रख के कॉमन सेंस यूज करना है। दो ही हमारे पास फॉर्मूले हैं, उन्हीं फॉर्मूले का प्रॉपर यूज करना है, रिजल्ट्स निकालने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इससे ज्यादा थोड़ा सा दिमाग लगने वाली प्रॉब्लम्स लेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में भी आगे बढ़ेंगे। तब तक क्या करेंगे, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो अब आपसे पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। एक आध कोई ट्रिकी प्रॉब्लम रह गई तो वो तो मैं बताने वाला हूं ही। और तब तक एक बात को हमेशा याद रखेंगे, जो मैं हमेशा कहता हूं, एक दूसरे को पढ़ाइए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, एक दूसरे को पढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मेरे साथ आप पढ़ते जाएंगे आपकी नॉलेज डेफिनेटली बढ़ती जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस बढ़ता जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो विल बी पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 3, वीडियो नंबर 18। जय हिंद।